क्लास 12 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.2 जो कि वेक्टर अलजेब्रा के अंतर्गत है। हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 10.1 साथ ही साथ कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था, जैसे कि वेक्टर पोजीशन, मैग्नीट्यूड और स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़े थे। इस वीडियो में हम वेक्टर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस पर, जिसको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, साथ ही साथ हम जानेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर पहले किस तरह से रिप्रेजेंट किया करते हैं, जिसको बोलते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो हमें वेक्टर एडिशन के बारे में जानना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर एडिशन। सपोज कीजिए कि आपका मूवमेंट होता है, आप मान लीजिए ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चलते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट चलते हैं, अब बी पॉइंट से आप सी पॉइंट चल दिए, डिस्प्लेस होते हैं, ठीक है ना। आपका मूवमेंट किधर होता है, ए से बी की तरफ होता है। इसका मतलब आप ए से बी की तरफ चलते हैं, उसके बाद आप बी से सी की तरफ चलते हैं। आप ए से बी, मतलब हमने एरो दिखाया, यह एरो दिखा रहा है, इसका मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। आपका ए से बी की तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर आप बी से सी जाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट बी टू सी हो गया। तो आपसे पूछा जाए कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए सी से। ये देखिए वेक्टर फॉर्म में ये जो लाइन आपका रिप्रेजेंट करेगा, जिसमें जिनका इनिशियल वहीं से होता है जहाँ से आपने स्टार्ट किए थे, और जो फाइनल होगा, जो टर्मिनल पॉइंट होगा जहां पर आप रुके हुए हैं, वहां से इसका टर्मिनल पॉइंट मिलता है। तो ऐसे केसेस में आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसको आप लिख सकते हैं। सबसे पहले आप ए से बी पॉइंट तक गए थे, लेकिन अगर वेक्टर में लिखेंगे तो वेक्टर ए बी, मतलब ए से बी, यहां पर ए बी का मतलब हो गया, इसके ऊपर एरो लगा दिया, इसका मतलब आप ए से बी की तरफ मूव किए हैं, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो आप पहले ए से बी गए हैं, फिर आप बी से सी की तरफ जाते हैं, तो यह हो गया वेक्टर बी सी इज इक्वल टू। आपसे पूछा जाए, अब आपने स्टार्टिंग जहां से किए थे और टर्मिनल पॉइंट तक पहुंच गए हैं, अब आप बताइए आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप बोलेंगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए सी हो जाएगा, वेक्टर ए सी हो जाएगा। अब मैं यहां पर यह हो जाता है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मीन्स रिजल्टेंट क्या मिला, ए से बी गए, फिर बी से सी गए, इज इक्वल टू टोटल आपने ए से सी की जो वैल्यू आएगी, ये जो जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है वही आपका रिजल्टेंट बताएगा। लेकिन अगर आपसे ये बोला जाए कि आप पहले ए से बी गए हैं, देखिए जरा ध्यान से, ए से बी गए हैं, फिर आप बी से सी जाते हैं, बी से सी जाते हैं और वापस सी से ए आ जाते हैं। देखिए ए बी गए, बी सी गए और वापस क्या लिख दिए, सी ए, वापस सी ए जाते हैं। तो अब आपसे पूछा गया कि आपका टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो आप तो चले ए से बी, बी से सी और सी से ए, वापस वहीं पर आ जाते हैं जहां से चले थे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। डिस्टेंस आपका हो सकती है, अगर आपको बोला जाए कि डिस्टेंस ए से बी गए 5 किलोमीटर, बी से सी गए 4 किलोमीटर, आप यहां से 5 किलोमीटर, यहां से 4 किलोमीटर और यहां से मान लीजिए 8 किलोमीटर, तो आपसे पूछा गया टोटल डिस्टेंस कितना चले, तो आप बोलेंगे सर 5 + 4 9, 9 + 8 17 किलोमीटर चले। लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो ऐसे केसेस में डिस्प्लेसमेंट की बात अगर किया जाए कि आप ए से बी चलते हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट चलते हैं, फिर बी पॉइंट से सी पॉइंट चलते हैं और वापस सी पॉइंट से ए पॉइंट वापस आ जाते हैं, ऐसे केसेस में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो आप टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, जीरो। यहां पर एक चीजें मिलती है, क्या मिलती है, अगर हम इसको लिख दें ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, इसको ट्रांसफर करने पर मिलेगा -c। दोनों से अगर कंपेयर किया जाए तो हम एक चीज़ें देख सकते हैं कि अगर डायरेक्शन चेंज किया जाए तो उस वेक्टर का जो पोजीशन होगा वो चेंज हो जाएगा। पूरे पोजीशन वेक्टर, जो इसका वेक्टर पोजीशन होगा वो नेगेटिव साइन बदल जाती है। मतलब AC को आप -CA लिख सकते हैं, जिसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये क्या शो करता है, ये शो करता है कि अगर आप डायरेक्शन को चेंज करते हैं तो उस वेक्टर का जो पोजीशन होगा वो या उस वेक्टर की जो वैल्यू होगा नेगेटिव हो जाएगी,
ठीक है ना। और ये आपका जो फॉर्मूला बनता है इसको बोलते हैं लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बोला करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी हुआ करते हैं। इसी तरह से आपके पैरेललोग्राम की कंडीशन भी बनती है। जैसे पैरेललोग्राम में अगर आप बात करते हैं कि आप वेक्टर ए पहले आपका मूवमेंट मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट होता है जिसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और दूसरा हो जाता है वेक्टर बी हो जाते हैं, तो रिजल्टेंट आपका क्या होगा, रिजल्टेंट क्या होगा आपका वेक्टर ए प्लस बी हो जाएगा ना। ये आपका मान लीजिए इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट, फिर बाद में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चलते हैं, और इसके पोजीशन वेक्टर को मैं वेक्टर ए और वेक्टर बी से रिप्रेजेंट करता हूं, तो रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा वो वेक्टर ए प्लस बी होगा। और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हुआ करती है, अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल होती। मान लीजिए आपने इस तरह का मूवमेंट आपका हुआ है, तो यहाँ पर ये वेक्टर बी होगा, और यहाँ से आप ये देख सकते हैं ये वेक्टर आपका अगर डायरेक्शन वो मान लीजिए यहाँ से ए टू बी है, या सी है या डी है, ए बी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए है, ए से बी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसके पैरेलल में जो वेक्टर होगा ये वेक्टर ए होगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी मीन्स यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बनाएगी, और पैरेललोग्राम में कंडीशन होती है कि अपोजिट साइड उसके पैरेलल होते हैं, तो इसकी साइड आप इस तरह से देख सकते हैं, जितनी साइड इसकी होगी जितना साइड इसका होगा उतना ही साइड ये इसकी लेंथ हो जाएगी। और इसके पोजीशन वेक्टर मतलब अगर ये वेक्टर बी है तो ये भी वेक्टर बी होगा, और ये वेक्टर ए है तो ये भी वेक्टर ए होगा, और रिजल्टेंट आपका यहाँ पर ए प्लस बी हो जाते हैं। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पर पैरेललोग्राम में भी कंडीशन जो भी पूछा जाता है, अगर सम ऑफ द डायगोनल्स पूछा गया या सम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस साइड पूछा गया वेक्टर पोजीशन में, तो आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट बन जाती है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ने के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन। अगले पॉइंट को हम देखते हैं। ये तो आपको मैंने एडिशन के बारे में बताया था कि एडिशन को आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बनते हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एनी वेक्टर। ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन का काम वैसे ही, अगर आपको याद होगा तो हमने शायद आपने पढ़े थे मैट्रिक्स मेथड में, मैट्रिक्स में पढ़े हैं स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन बाय मैट्रिक्स विथ ए मैट्रिक्स कर दीजिए। तो वहाँ पर किसी नंबर का किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया करते थे और वो नंबर पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई आता था। इसी तरह से यहाँ पर अगर स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं विथ ए वेक्टर। ठीक है ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन विथ अ वेक्टर। अगर मान लीजिए हमने ले लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है ना, कोई वेक्टर एक सपोज करते हैं। इस वेक्टर में जब हम किसी नंबर से, ये नंबर मीन्स स्केलर मान लेते हैं, ये हमारे पास जैसे मान लीजिए हमने के से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो के इंटू ए इज इक्वल टू क्या होगा, के का मल्टीप्लाई हम उस वेक्टर के साथ करते हैं। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से करना ही, इस तरह का मल्टीप्लिकेशन ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। सिंपली तरीका क्या होता है कि किसी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस पर, किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्सिस पर, पहले हम उसी की बात कर लेते हैं, फिर स्केलर मल्टीप्लिकेशन में कोई एग्जांपल लेकर बता देंगे। जैसे हमें इस पॉइंट्स को जानना है, तो हमें जानना है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अगली जो पॉइंट है आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ उसको मैं बता रहा हूँ। किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए हमारे पास हमने कोई पॉइंट P ले लिए जिसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है और जिसको हमें एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। ये मान लेते हैं ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। किसी पॉइंट P को हमें इन एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना, इन एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है। तो इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मतलब हुआ, देखिए एक्स एक्सिस पर आप जब चलते, जैसे ये एक्स पॉइंट है, इसका मतलब ये ओरिजिन से एक्स यूनिट आप चले होंगे, ये डिस्टेंसेज आप मान लीजिए एक्स है जिसको ओ ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये डिस्टेंसेज आप मान लीजिए बी, या इसको वाई, पॉइंट बी ले लीजिए, ओ से बी की डिस्टेंसेज आपने वाई सपोज कर लिए, और ओ से जेड की डिस्टेंसेज जो आपने यहाँ पर मान लीजिए जेड है, एक्स वाई जेड या ए बी एंड सी मान लेते हैं, ठीक है ना। ओ से सी के बीच की डिस्टेंसेज जेड है। किसी एक्सिस को, एक्सिस पर जब आप डिस्टेंसेस चलते हैं, जैसे आपको बोला जाए कि आपने एक्स यूनिट लिखे हैं, एक्स लिखे हैं, इसका मतलब पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो गया एक्स 0 0 एंड पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हो गया 0 y 0, बिकॉज किसी एक्सिस पर अदर कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाती है, एंड द पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 0 एंड 0 0 एंड जेड हो जाएगा। तो ये आपके पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। हमें अगर पी एक्स वाई जेड को रिप्रेजेंट करना है एक्सिस पर, तो हम इस तरह से ड्रा कर लेते हैं। एक्स एक्सिस
एक्सिस पर इतनी यूनिट, वाई एक्सिस पर इतनी यूनिट चले, मान लीजिए वाई यूनिट चलते हैं, और जेड एक्सिस पर दैट मीन्स ओ सी इज इक्वल टू जेड यूनिट चलते हैं। लेकिन अगर एक्सिस पर इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करें, क्या लिखना चाहिए? तो हम अगर लिखें पोजीशन वेक्टर ऑफ ओ पी मीन्स पी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना होगा, तो रिप्रेजेंट करते समय ओरिजिन से उसको देखते हैं कि ओरिजिन से कितना डिस्टेंस एक्स एक्सिस पर चले, ओरिजिन से कितना डिस्टेंस आप वाई एक्सिस पर चलते हैं, और ओरिजिन से कितना डिस्टेंस आप जेड एक्सिस चलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर ओपी से। वेक्टर ओपी क्या होगा? आपने एक्स डिस्टेंस चले हैं, एक्स यूनिट या एक्स डिस्टेंस चलते हैं एक्स एक्सिस पर, तो एक्स एक्सिस पर जब रिप्रेजेंट करते हैं इसको लिखते हैं एक्स आई। आई मीन्स हो गया, आई मीन्स यूनिट, यहाँ पर यूनिट डिस्टेंसेस। आई क्या रिप्रेजेंट करती है? वो एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करती है। एक्स एक्सिस पर चली गई दूरी जितना होगा उसको आप आई से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका मतलब हो गया एक्स एक्सिस पर आपने एक्स यूनिट चले हैं, एक्स डिस्टेंस, एक्स किलोमीटर या जितना मीटर आपने एक्स एक्सिस पे चले हैं। उसी तरह से वाई जे और जेड के होता है। वाई जे और जेड के का मतलब क्या होता है? वाई एक्सिस पर आपने वाई यूनिट चले हैं, जो कि जे रिप्रेजेंट कर रहा है। जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जे फॉर वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर आपने कितना डिस्टेंस चले? वाई यूनिट चले हैं। उसी तरह से के यहाँ पर जो कैप के लिखा गया वो क्या है? मैंने आपको बताया था कि ये एक यूनिट वेक्टर होता है जिसकी वैल्यू हमेशा एक होती है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ आई हो जाए या मॉडुलस ऑफ जे हो जाए या मॉडुलस ऑफ के हो जाए, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। और ये आपके यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अगर किसी के ऊपर कैप लगाया था तो। किसी जैसे आई जे के ऊपर हमने कैप लगाए हैं तो ये यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। साथ ही साथ ये आई जे के एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना होता है, जैसे पॉइंट पी था, इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड को एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना होता तो हम इसको लिखते हैं ओपी। ओपी क्यों लिखते हैं? बिकॉज किसी भी वेक्टर के जो डिस्टेंसेस चली जाती है वो ओरिजिन से चलती है, इसीलिए हम इसको ओपी लिखा करते हैं। तो ओपी इज इक्वल टू एक्स आई, वाई जे और जेड के क्या पढ़ेंगे? एक्स आई का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पर आपने एक्स यूनिट चले हैं। यहाँ मान लीजिए 5 होता तो आप बोलते हैं 5 यूनिट आप चले थे एक्स एक्सिस पर। वाई जे का मतलब हो गया कि आपने वाई एक्सिस पर आपने इतना यूनिट चल दिए, और जेड एक्सिस का मतलब आप जेड एक्सिस पर इतनी यूनिट, मतलब जेड यूनिट आप चलते हैं। तो ये एक्स आई, वाई जे और जेड के होता है, जिसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट ऑन कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो यहां पर ये वेक्टर हो गया। अगर मान लीजिए हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो कोई भी वेक्टर ले सकते हैं। मान लीजिए वेक्टर है हमारे पास 2i + 3j एंड + 4k है। इस वेक्टर में किसी अदर नंबर से मल्टीप्लाई कर, जैसे 2a करना हो तो 2a का मतलब क्या हुआ? आप 2a का मतलब हुआ कि आप इस जो वेक्टर ऑलरेडी गिवन है उसमें किसी भी कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वो नंबर आपका स्केलर हो जाएगा। ठीक है ना? या इसमें k से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k क्या होगा? वहां पर स्केलर हो जाता है। जैसे यहाँ पर k लिखा हूं, मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। 2 इज ए स्केलर पार्ट है, तो स्केलर का मल्टीप्लाई किसी वेक्टर से कर रहे हैं। और इस तरह से मल्टीप्लाई कैसे होता है आपको पता है कि ये नंबर सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सबसे, वेक्टर कंपोनेंट जो होंगे उन सभी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये वेक्टर कंपोनेंट बोला करते हैं। तो इसको लिख दीजिए 4i + 6j एंड +8k। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन यही होता है जिस तरह के मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया हूँ। और किसी वेक्टर को जब एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ें मैंने यहाँ बताया कि एक्स एक्सिस पर जितनी डिस्टेंस चलेगी उसको एक्स आई से रिप्रेजेंट कीजिए, वाई एक्सिस पर जितनी डिस्टेंस से चलेगी उसको वाई जे से, और जेड एक्सिस पर जितना यूनिट या जितनी डिस्टेंस आपको चलना है उसको जेड के से रिप्रेजेंट कीजिए, वेयर आई जे एंड के यूनिट डिस्टेंसेज अलोंग। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेयर आई इज इक्वल टू क्या बोला जाता है? यूनिट डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर चली गई जो डिस्टेंसेज होते हैं, यूनिट डिस्टेंस होती है, इसको आई को यूनिट वेक्टर बोला करते हैं। ठीक है ना? तो यूनिट डिस्टेंसेज अलोंग एक्स एक्सिस होगा। उसी तरह से जे क्या होगा? अलोंग वाई एक्सिस हो जाएगा, जिसको वाई एक्सिस से रिप्रेजेंट करने के लिए हम जे से मल्टीप्लाई करते हैं। और के एक्सिस पर कोई डिस्टेंस जब चलती है, कोई डिस्टेंस जब कोई पॉइंट रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको हम बोलते हैं ये आपके यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस हो जाता है। तो आई जे के और इनकी वैल्यू हमेशा 1 होती बिकॉज ये यूनिट वेक्टर होते हैं अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस।
साथ ही साथ हम यहाँ पर, ये तो मैंने आपको कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बता दे, किसी वेक्टर के जो ये यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, एक चीज़ और देख लीजिए जरा, मैंने वेक्टर ओपी लिखा हूँ, जो लिखा हूँ एक्स आई वाई जे एंड जेड के। एक्स आई वाई जे एंड जेड के आर द कंपोनेंट्स वेक्टर हैं, वेक्टर के कंपोनेंट माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ अगर आपसे पूछा जाए, कोई वेक्टर दे दिया जाता है, मान लेते हैं, ये मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, मानते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर दे दिया, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j एंड प्लस 4k है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट, जैसे क्वेश्चंस में आपके यहाँ पर पूछा भी गया है, आप एक्सरसाइज में भी आप पहुँचते हैं तो इसमें पूछा जाता है कि राइट द वेक्टर कंपोनेंट एंड स्केलर कंपोनेंट, ठीक है ना। वेक्टर यहाँ पर एक्सरसाइज में अभी देखते हैं, एक्सरसाइज जब शुरू होगी तो अगर आपसे वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाता है, व्हाट इज द वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, तो वेक्टर कंपोनेंट में कौन कौन सा हो जाएगा भाई। वेक्टर कंपोनेंट का मतलब होता है, आप जैसे 2i लिख दिए, 3j लिख दिए एंड कॉमा 4k लिख दिए, ये वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाते हैं। बिकॉज वेक्टर कंपोनेंट में क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होना चाहिए। जैसे 2i लिखा है तो 2 क्या हो गया, कोई वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, और i जब लिख देते हैं इसका मतलब वो 2 यूनिट x एक्सिस पर चली गई, डिस्टेंस हो गई। तो वेक्टर मैग्नीट्यूड का मतलब होता है, वेक्टर कंपोनेंट का मतलब होता है कि उसमें मैग्नीट्यूड होना चाहिए, साथ ही साथ उसका डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो गए। अब किसी वेक्टर के जो वेक्टर जिस फॉर्म में लिखा है, और साथ ही साथ अगर आपसे स्केलर कंपोनेंट पूछा जाए, व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट ऑफ एनी वेक्टर, आपके पास वेक्टर दिया है, यहाँ पर वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखा, व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट, तो आप डायरेक्शन को हटा दीजिए, ओनली आप नंबर्स को लिख दिए, जैसे 2 एंड 3 एंड 4 लिख दिए। अगर यहाँ -4 होता तो आप इसको लिख देते -4 लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं एंड कामा -4 लिख देते हैं। तो ये नंबर्स जो होते हैं वो स्केलर कंपोनेंट आते हैं किसी वेक्टर के लिए। तो इतना सिंपल चीज़ें याद रखिएगा कि अगर वेक्टर्स दिए गए हैं तो वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट, वेक्टर कंपोनेंट में i j k लगा होना चाहिए और स्केलर कंपोनेंट में वो i j k हट जाता है, ठीक है। अब इसके बाद अगर किसी वेक्टर को लिखते हैं, जैसे ये आपने वेक्टर को लिख दिया, ठीक है। अब इस वेक्टर का हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, यूनिट वेक्टर। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर क्या होगा, उस यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने बताया था ए कैप, इसको पढ़ते क्या है, ए कैप पढ़ा करते हैं, ठीक है ना, एक कैप पढ़ते हैं। किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया करिए, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे तो जो फाइंड होगा वह उसका यूनिट वेक्टर होता है। किसी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो, किसी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना हो तो उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए, वहां पर उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर पता चल जाएगा। जैसे आपके पास एक एग्जांपल आपने लिए ही है, तो इसी एग्जांपल को मैं यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं, इसी एग्जांपल का यूनिट वेक्टर फाइंड करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पर वेक्टर ए लिख दिया गया, ठीक है ना, हमसे पूछा गया कि फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ, चलिए कोई भी एग्जांपल लेते हैं, आप वेक्टर ए इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2k। एक वेक्टर आपको लिखा गया और इस वेक्टर का आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है भाई, यूनिट वेक्टर को भी मैंने बताया था, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, ठीक है ना, यूनिट वेक्टर ऑफ ए, या इसको लिख दीजिए ए कैप विच इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। तो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर कितना है, i प्लस जे माइनस 2k, तो इसको लिख दीजिए i प्लस जे माइनस 2k एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर। मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए लिखते हैं अंडर रूट एंड i j एंड k के साथ जो स्केलर कंपोनेंट है, i के साथ स्केलर कंपोनेंट 1 माना जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे 1 का स्क्वायर, j के साथ स्केलर कंपोनेंट 1 है इसलिए 1 का स्क्वायर, एंड प्लस k के साथ स्केलर कंपोनेंट -2 है इसलिए इसको -2 का स्क्वायर लिख देंगे। तो ये तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने का तरीका जो ऑलरेडी पहले एक्सरसाइज में डिस्कस की गई थी। एंड यूनिट वेक्टर a इज इक्वल टू i प्लस जे माइनस 2k अपॉन, इसको सॉल्व कर लें तो ये 4 + 1 5 + 1 6, यह आ जाएगा अंडर रूट 6, या इसको आप लिख सकते हैं a कैप इज इक्वल टू, इसको सेपरेट करना पड़ता है तो यहाँ लिख दीजिए 1 अपॉन अंडर रूट 6 i एंड प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 6
जे, देखिए 1/√6i एंड 1/√6j एंड -2/√6 के, ये जो वेक्टर होता है इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जब आप यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, अगर इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या निकालते हैं, मॉडुलस निकालेंगे, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, तो ये आपको 1 मिलेगा, निकाल कर देख सकते हैं। 1/√6 का स्क्वायर प्लस 1/√6 का स्क्वायर एंड प्लस -2/√6 का स्क्वायर कीजिएगा, आपको 1 मिलेगा। तो यहां पर हम किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना ही हमें यूनिट वेक्टर देता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट को चलते हैं लेकर कि इक्वलिटी ऑफ वेक्टर क्या होते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके जो एक्सरसाइज 10.2 में वो इन तीन छोटे छोटे पॉइंट्स पर होते हैं। तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर का मतलब होता है, जैसे कि अगर क्लास 11 की बात करते हैं तो वहाँ पर इक्वल सेट्स की बात किया करते थे, इक्वलिटी ऑफ ऑर्डर पेयर की बात किया करते थे। यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर की बात कर रहे हैं, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर। ये टू वेक्टर आर इक्वल होते हैं। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर है a1i प्लस b1j एंड प्लस c1k। ये वेक्टर c1k, ये वेक्टर इक्वल है a2i प्लस b2j एंड प्लस c2k। तो ये वेक्टर हमारे पास इक्वल मान लीजिए इस वेक्टर के हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी, जब दो वेक्टर आपस में इक्वल हुआ करते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ i है ना, x ये यूनिट वेक्टर जो i लिखा गया है, तो कोफिशिएंट ऑफ i इज इक्वल टू, आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ j आपस में इक्वल होंगे और सिमिलरली कोफिशिएंट ऑफ k ये आपस में इक्वल होते हैं। तो जब दो वेक्टर इक्वल होते हैं तो याद रखिएगा उनके i, j एंड k के कोफिशिएंट आपस में इक्वल कर देंगे, तो यहाँ पर इक्वलिटी ऑफ वेक्टर हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अगले जो पॉइंट्स होते हैं वे ये आपके जो पॉइंट्स थे, हमने इक्वलिटी ऑफ वेक्टर बता दिए। और वेक्टर ज्वाइनिंग बाय 2 पॉइंट्स अगर निकालना होता है पोजीशन वेक्टर, तो ऑलरेडी कल मैंने बताया भी था, एक बार उसको भी देख लेते हैं। व्हेन ए वेक्टर ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट देन हाउ कैन वी फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ दैट वेक्टर। कोई वेक्टर अगर 2 पॉइंट को ज्वाइन करता है, मान लेते हैं हमारे पास ये आपके पॉइंट P ले लेते हैं और दूसरा पॉइंट Q लेते हैं, और ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर PQ को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर PQ पूछा जाता है, पोजीशन वेक्टर ऑफ वेक्टर PQ, जिसमें कंडीशन है कि वेक्टर PQ जो है किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते चल रहा है। मान लेते हैं x1 y1 z1 और Q पॉइंट आपका x2 y2 एंड z2 है। आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एनी वेक्टर, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर दोज आर ज्वाइनिंग बाय एनी 2 पॉइंट, ठीक है ना। यहाँ पर 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए चल रहा है। तो ऐसे केसेस में अगर इसका पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ की बात कर रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ की बात कर रहे हैं, या हम इसको लिख सकते हैं वेक्टर PQ। इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसके लिए मैंने कल बताया भी था कि यहाँ पर टर्मिनल पॉइंट में से आप इनिशियल पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस कर दीजिएगा। इनिशियल पॉइंट को माइनस करते हैं तो ये आपको किसी वेक्टर के पोजीशन वेक्टर को बताता है, ठीक है ना, पोजीशन बताता है। या हम बोल सकते हैं कि P एंड Q पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अगर फाइंड करनी तो उसको मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जिस तरह से मैग्नीट्यूड निकालते हैं उसी तरह से आपके किसी वेक्टर के पोजीशन को भी निकाला जाता है। अगर हमें वेक्टर PQ पूछा जाए तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने इस पर एरो लगा दिया हूं वेक्टर PQ। इसका मतलब यह है कि आपको करना क्या है, आपको फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है और साथ ही साथ ये बताना है कि ये x एक्सिस पर होगा, दैट मीन्स I से मल्टीप्लाई करेंगे, और दूसरे वाले फाइनल माइनस इनिशियल कीजिए, दैट मीन्स y2 माइनस y1 कीजिए, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे j से, दैट मीन्स ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। और सिमिलरली थर्ड पार्ट इज z2 माइनस z1, और z2 माइनस z1 को आप डिफरेंस करेंगे, साथ ही साथ उसको z एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना है, इसलिए k से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर कोई वेक्टर किसी 2 पॉइंट को ज्वाइन करते हुए पास होता है, किसी 2 पॉइंट से पास हो रहा है, तो ऐसे केसेस में उस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर क्या हो सकता है, उस वेक्टर को 2 पॉइंट दे दिए गए, उसके इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दे दिए गए हैं, और उस वेक्टर को खुद फाइंड करना है, तो आप उसके लिए ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हो जाता है। इसके बाद हमारी जो पॉइंट नेक्स्ट बनती है, अगला बनता है वो सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूले कंडीशन को देखते हैं जरा। सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसको मैं रब कर देता हूं। क्वेश्चन बहुत इजी है, एक्सरसाइज 10.2 को आप देखेंगे।
अभी तक बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने 2020 में कुछ क्वेश्चंस लिप कर दिया था जो CBSE 2020 एंड 21 के अकॉर्डिंग डिलीट था, लेकिन अब कोशिश कर रहे हैं कि बाद में उस टॉपिक को भी पढ़ा दिया जाए और कोई डिलीट ना किया जाए, क्योंकि बाद में आपको कंपटीशन में अपीयर तो होना ही है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो एडिशन ऑफ वेक्टर के बाद हम चल रहे हैं सेक्शन फार्मूले को लेकर। सेक्शन फार्मूला आई थिंक क्लास 10th में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, जिसमें एक चीज़ें होती थी कि एक लाइन होती थी जिसको कोई दूसरी लाइन इंटरसेक्ट करती है इंटरनली और एक्सटर्नली कंडीशन में, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि P एंड Q एक वेक्टर है और इसको कोई दूसरा वेक्टर एट द पॉइंट R पर डिवाइड कर रहा है, इंटरनली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो M एंड N के रेशियो में। ये आपका जो सेक्शन फार्मूला बनेगा वो इंटरनल बनेगा, ठीक है ना। इंटरनली मतलब इंटरनली कंडीशन क्या है कि इस वेक्टर PQ को मान लेते हैं ये PQ है, PQ वेक्टर को आपके PQ वेक्टर को कोई दूसरा वेक्टर जिसको हम ले लेते हैं OR, ठीक है ना। OR वेक्टर एट द पॉइंट R पर इंटरसेक्ट कर रहा है या इंटरनली कट कर रहा है विद द रेशियो M एंड N के फॉर्म में। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ दिस वेक्टर, मतलब OR वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पूछा जाए, या हम इसके पोजीशन वेक्टर को C से रिप्रेजेंट करें तो वेक्टर C इज इक्वल टू क्या बन सकता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में मान लेते हैं कि ये हमारे पास PQ में वेक्टर है और इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर मैंने A ले लिया, मान लीजिए PR, वेक्टर PR इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज कर लिया, PR इज इक्वल टू वेक्टर PR का पोजीशन वेक्टर आप मान लेते हैं क्या है, A है, और वेक्टर RQ ले लीजिए, इसके पोजीशन वेक्टर को आप मान लीजिए RQ वेक्टर को मान लेते हैं वेक्टर B से, इसके पोजीशन वेक्टर को या इस पर जो डिस्टेंस से चली गई वो A और B है, रेशियो M और N है, इसको ज्वाइन कर लीजिए आप जरा, इससे आपने ज्वाइन कर लिया, ठीक है। ये आपने इसको ज्वाइन करा दिए, यहाँ पर इसको ज्वाइन करा दिए, ठीक है। अगर आप देखा जाए इसमें तो दिस अपॉन दिस मीन्स PR अपॉन RP लिख सकते हैं ना, PR अपॉन RP इज इक्वल टू M अपॉन N। देखिए वेक्टर PR अपॉन वेक्टर RQ इज इक्वल टू M अपॉन N लिख सकते हैं कि नहीं। देखिए PR अपॉन RP इज इक्वल टू M अपॉन N, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो NPR इज इक्वल टू MRQ लिख सकते हैं, MRQ हो गया। अब अगर देखा जाए PR के लिए और RQ के लिए देखा जाता है, ठीक है ना, RQ और PR के लिए यहाँ पर जो पोजीशन वेक्टर आप फाइंड करेंगे या तो अपने मान लिए थे, यहाँ पर जैसे PR फाइंड करना हो, पोजीशन वेक्टर पॉइंट को जो रिप्रेजेंट करते हैं इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर लीजिए। मान लीजिए पॉइंट P है, पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से रिप्रेजेंट कीजिए A, और पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से रिप्रेजेंट कीजिए तो ये B होगा। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये तो डिस्टेंस आ जाएगी ना। तो ये मान लीजिए आपका A है और ये B है और हमें फाइंड करनी है वेक्टर C जो कि पोजीशन वेक्टर है आप पॉइंट R का, ठीक है। यहाँ पर P एंड Q पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हमने इससे रिप्रेजेंट किया OP से जो कि वेक्टर A है, एंड Q का पोजीशन वेक्टर जो कि OQ विच इज इक्वल टू वेक्टर B है जो कि ओरिजिन से होता है। किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमेशा ओरिजिन से रिप्रेजेंट किया था, तो मैंने यहाँ पर A और B किया था, वो थोड़ा रॉन्ग होगा कि ये डिस्टेंस से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ से NPR इज इक्वल टू MRQ हो गया। अगर हमें PR की वैल्यू फाइंड करनी हो, PR की वैल्यू अगर फाइंड करनी हो तो हम कैसे फाइंड करेंगे, PR इज इक्वल टू क्या हो सकता है, इसको लिख दीजिए, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वेक्टर PR इज इक्वल टू, PR निकालने के लिए आप देखिए यहाँ पर वेक्टर C है और ये वेक्टर A है, तो PR वेक्टर इज इक्वल टू, आप देखिए अगर ये यहाँ से यहाँ चलते हैं और बाद में ऐसे चलते हैं तो OP प्लस PR इज इक्वल टू OC होगा। क्या लिखेंगे, मान लीजिए अगर लिखते हैं OP वेक्टर OP प्लस वेक्टर PR इज इक्वल टू वेक्टर OR, ये लिखते हैं आप, ठीक है। OP इज इक्वल टू वेक्टर A है, आपसे पूछा गया वेक्टर PR की वैल्यू पूछा जा रहा है, और OR इज इक्वल टू वेक्टर C है, तो आप यहाँ से वेक्टर PR की वैल्यू कितना लिख सकते हैं, वेक्टर C माइनस वेक्टर A, वेक्टर C माइनस वेक्टर A यहाँ पुट करेंगे। सिमिलरली अगर आपसे RQ के बारे में पूछा जाए, मान लीजिए आप R से Q चलते हैं या Q से R चलेंगे तब के लिए भी देख लीजिएगा, और मान लीजिए आपने R से Q की तरफ मूवमेंट करते हैं तो आप चलेंगे सबसे पहले OR, फिर आप चलेंगे RQ इज इक्वल टू क्या बनेगा रिजल्टेंट, इसमें यहाँ बन जाएगा OQ। अगर आपको निकालना है QR के लिए, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने PR के लिए फाइंड किया था, आपको निकालना है QR या RQ वेक्टर फाइंड करना है तब के लिए बात कर रहा हूँ।
तब के लिए क्या करेंगे, आप लिखेंगे ओ आर, वेक्टर ओ आर प्लस आर क्यू। मैं एक फार्मूला बताना है, यहाँ तो फार्मूला ही याद करना, लेकिन थोड़ा डेरिवेशन भी देख लेते हैं। ओ आर प्लस आर क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, वेक्टर ओ क्यू हो जाएगा। ओ आर वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर सी हो गया। आर क्यू वेक्टर को पॉइंट करना हमें, और वेक्टर ओ क्यू इज इक्वल टू आपके पास वेक्टर बी हो गया। सो वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू हो जाएंगे बी माइनस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी आ जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों वैल्यू को पी आर और आर क्यू की वैल्यू को जो हमने अभी फाइंड किए, आर क्यू वेक्टर फाइंड कर लिए और पी आर वेक्टर को यहां अगर पुट करते हैं तो क्या मिलता हमें, एम। देखिए वेक्टर पी आर इज इक्वल टू आपको मिल गया सी माइनस ए, वेक्टर सी माइनस ए इज इक्वल टू एन, और वेक्टर आर क्यू इज इक्वल टू बी माइनस सी मिल गया। यहां लिख दीजिए वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी, या आप इसको लिख सकते हैं एम सी माइनस एम वेक्टर ए इज इक्वल टू एन बी माइनस एन वेक्टर सी। ठीक है ना, एन वेक्टर सी। एम सी और एन सी को एक साथ ट्रांसफर कर लें तो एम सी प्लस एन वेक्टर सी इज इक्वल टू एन बी प्लस एम ए। ठीक है ना, एन बी और माइनस एम ए को ट्रांसफर कर लीजिए। यहाँ से वेक्टर सी कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा एम प्लस एन, और यहाँ इसको पहले लिख दीजिए एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी, या वेक्टर सी इज इक्वल टू एम वेक्टर ए प्लस एन वेक्टर बी अपॉन एम प्लस एन, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है वेक्टर सी, दैट मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ आर पॉइंट जो कि पी एंड क्यू पॉइंट को डिवाइड कर रही है इन द रेशियो एम अपॉन एन के फॉर्म में। और यहाँ पर जो मैंने सपोज किया था, लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, इस पॉइंट पी को, जो पॉइंट पी है तो उसका पोजीशन वेक्टर तो होगा ही, वो पोजीशन वेक्टर ए मान लिया। या आप क्या करते थे क्लास 10th में, यहाँ x1 y1 मान लेते थे, यहाँ x2 y2 मान लेते थे, और यहाँ x y मान लेते थे, तो लिखते थे x इज इक्वल टू, आपको याद होगा तो फार्मूला आप क्लास 10 में पढ़ते थे, mx2 प्लस एन x1 अपॉन एम प्लस एन पढ़ते थे, और y इज इक्वल टू एम y2 प्लस एन y1 अपॉन एम प्लस एन पढ़ते थे। ये आप क्लास 10 में पढ़ा करते थे, वही वेक्टर फॉर्म में है। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो यही चीजें मिलेगी। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर दरअसल वेक्टर फॉर्म में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कार्टेशियन ट्रिपलेट प्रोडक्ट में चलेगा, बिकॉज यहाँ पर आपका प्लेन चल रहा है, एक्स वाई जेड प्लेन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी वह एक्स वाई जेड का फॉर्म मिलेगा, एक्स वाई जेड का फॉर्म मिलेगा, बट बाकी सारी चीजें यहीं रहती है। तो किसी भी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर जो कि वेक्टर किसी दूसरे वेक्टर को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, इसको बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। और ये सेक्शन फार्मूला इंटरनली हुआ क्योंकि ये इस लाइन को कहीं इंटरनल में, कहीं इस लाइन के ऊपर डिवाइड कर रही है इंटरनल में, इसीलिए इसको इंटरनली बोलते हैं। और उस केसेस में इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन हो गया, अपॉन एम प्लस एन। और सिंपल क्या था, मैंने दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू एम अपॉन एन कर दिया, मैंने यही नहीं किया, एम अपॉन एन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन पी आर इज इक्वल टू एम आर क्यू हो गया। और हमें पी आर और आर क्यू की वैल्यू लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर के बेसिस पे फाइंड करनी है। आर क्यू की जैसे पी आर की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आप पी से आर की तरफ चल रहे हो, तो आप करेंगे क्या, मान लीजिए पी आर का रिजल्टेंट देखना है तो आप चलेंगे सबसे पहले ओपी, बाद में पी आर चलेंगे तो रिजल्टेंट बन जाएगा ओ आर, मैंने यही लिखा ना ओ आर। और जिसकी वैल्यू पता है, जैसे ओपी वेक्टर का, ओपी का पोजीशन वेक्टर आपको ए पता है और पी आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है, ओ आर का पोजीशन वेक्टर सी से, बिकॉज ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं, इन वैल्यू को रख दीजिए, पी आर निकल आएगा। उसी तरह से आप निकाल सकते हैं क्या, आर क्यू फाइंड कर लीजिएगा, उसी तरह से आप आर क्यू फाइंड कर लीजिएगा तो बी माइनस सी आ जाएगा। और बी माइनस सी और वैल्यू पुट कर आपको वेक्टर सी की वैल्यू फाइंड करनी है। वेक्टर सी मतलब उस लाइन की बात कर रहे हैं जो कि इस लाइन को, कौन से लाइन को, जिस लाइन पर दोनों कोऑर्डिनेट, दोनों पॉइंट सिचुएटेड हैं, इसको किसी पॉइंट सर आर पर डिवाइड कर रही है, तो इसको इंटरनल बोलते हैं। और इन केस ऑफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा, सेक्शन फार्मूला इन केस ऑफ एक्सटर्नल में क्या होता है, मैं फार्मूले को लिख देता हूं, आप पॉइंट को याद रखिएगा। जैसे मान लीजिए इसी पॉइंट को लेकर चलते हैं, पी एंड क्यू को, ठीक है ना, इसके ये पॉइंट आपका फिक्स हो गया, ओके। और यहां पर मैंने डिस्टेंसेस ले लिया, ये आप 10.2 एक्सरसाइज 10.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें आपको करना है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर, जो कि पहले एक्सरसाइज में डिस्कस हो चुका है, जिसमें वेक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के दिया है, एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस 7j एंड माइनस 3k है, एंड वेक्टर सी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 3i
प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 3 जे एंड माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 3 के है। यहाँ पर जो वेक्टर्स गिवन है इनके मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने एक्सरसाइज 10.1 में भी बताया गया था। मैग्नीट्यूड का मतलब इसकी पूरी दो वेक्टर, एक वेक्टर होता है जिसके पोजीशन दो डिफरेंट पॉइंट दिए जाते हैं, उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है कि एक वेक्टर किसी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चल रहा है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वही उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हुआ करता है। तो अगर हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जिसको हम वेक्टर ए बोलेंगे, विच इज इक्वल टू, आपको करना क्या पड़ता है, इसमें आई, जे और के जो कि यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर कर दिया करते हैं। मतलब आई के साथ यहाँ कोई नंबर नहीं है तो इसको 1 मान लें, जे के साथ कोई नंबर नहीं है तो इसको 1 मान लें, और के के कोफिशिएंट अगर के के साथ नंबर देखा जाए तो 1 है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 3 जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हुआ। सिमिलरली अगर वेक्टर भी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो आप इनके नंबर्स का स्क्वायर कीजिए। जैसे नंबर यहाँ आई कोफिशिएंट 2 है, सो 2 का स्क्वायर, एंड सिमिलरली -7 है बिकॉज पॉजिटिव के बाद जो भी साइन होगा उसको लेना होता है, तो -7 का स्क्वायर, और के साथ जो नंबर है वो -3 है तो -3 का स्क्वायर कर लीजिए। तो यहाँ पर 4 एंड 49 प्लस 9 जो भी ऐड करने के बाद आएंगे फाइंड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये सो सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिए। मैग्नीट्यूड आपको इसमें फाइंड करना बताया गया है, तो 1 बाई अंडर रूट 3 जिसको आप फाइंड करेंगे तो आई थिंक 3 अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1, और ये 1 आने का मतलब ये जो वेक्टर दिया गया है इसके ये डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में लिखा गया, क्योंकि आपको बताया था कोई वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन होंगे तो इन तीनों का स्क्वायर का सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 अपॉन रूट 3 इज कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा की वैल्यू दी गई है, तो अभी डिस्कस भी करना है उसमें। अगले क्वेश्चन को तरह देखते हैं क्योंकि ये मैग्नीट्यूड ही फाइंड करना था। अगले क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या करना है आपको। सो सिंपल एक्सरसाइज चल रही है आपकी एक्सरसाइज 10.2 जिसमें पूछा है राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको दो डिफरेंट वेक्टर अपने मन से बताना है जिसकी मैग्नीट्यूड आपका सेम हो, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड हो। आप देखिए मैग्नीट्यूड सेम की बात करें तो डायरेक्शन अलग ले सकते हैं। दो डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मैं मान लूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू आई माइनस जे एंड प्लस के, ठीक है ना, और दूसरा वेक्टर ले लेता हूँ b इज इक्वल टू माइनस आई माइनस जे एंड माइनस के, या आप इस तीनों को प्लस कर दीजिए i प्लस जे प्लस के एंड माइनस आई माइनस जे माइनस के। ये दो डिफरेंट वेक्टर है। कैसे पता आपको दो डिफरेंट वेक्टर है भाई? देखिए अगर आप इसमें माइनस कॉमन लें तो ये i प्लस जे प्लस के है। अगर ये वेक्टर ये इस वेक्टर का नेगेशन ऑफ दिस वेक्टर है, आप ये ले सकते हैं, कोई भी ले लीजिए, जैसे कि i माइनस जे प्लस के ले लीजिए और इसमें ले लीजिए किसी दूसरे दो की साइन चेंज कर दीजिए, तब तो वो डिफरेंट वेक्टर हो जाएगा ना भाई। जब अगर मान लीजिए प्लस i का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन रिप्रेजेंट की जाएगी, और माइनस i का मतलब हो गया एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में चलेंगे। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन यहाँ ओरिजिन से होगा तो उसके अपोजिट में यह होगा। तो ऐसा का मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जब इस वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए कार्टेशियन प्लेन में तो ये दो डिफरेंट पोजिशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर मैंने a मान लिया और ये b, दो डिफरेंट वेक्टर हुआ, और इनका मैग्नीट्यूड अगर फाइंड करना चाहें कि क्या मैग्नीट्यूड सेम है तो ऐसे केसेस में देख सकते हैं i का कोफिशिएंट 1 है, j का कोफिशिएंट 1 है एंड k का कोफिशिएंट 1 है, सो अंडर रूट 3 आ जाएगा। एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b की बात करें तो ये भी वहीं पर होगा, -1 का स्क्वायर इज 1 माइनस j का स्क्वायर इज 1 एंड 1, तो अंडर रूट 3। तो आपसे कोई भी दो डिफरेंट वेक्टर पूछा है जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, आप ये लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा है? अगले क्वेश्चन ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन, उनके डायरेक्शन सेम हो, लिखा ना हैविंग सेम डायरेक्शन बट इनके मैग्नीट्यूड अलग हो सकते हैं। तो डायरेक्शन आपके सेम, मैग्नीट्यूड अलग हो, इसी वेक्टर को फिर से लिखिए। देखिए i प्लस जे प्लस के लिख दीजिए और वेक्टर b इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 2 आई कर देते हैं, ठीक है ना, एंड 1 अपॉन रूट 2 जे एंड 1 अपॉन रूट 2 के। आप इस वेक्टर को देखिए तो ये दोनों वेक्टर आपके, ये वेक्टर आपका कोलिनियर वेक्टर कंडीशन बना रहा है। देखिए कोलिनियर का मैंने बताया नहीं था, मैं बता देता हूँ।
ए आई जे के। इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपका दो डिफरेंट वेक्टर है, दो डिफरेंट वेक्टर है। देखिए क्या है, दो डिफरेंट वेक्टर किस तरह से है, क्योंकि इनकी डायरेक्शन आपकी सेम होगी, आई प्लस जे प्लस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। किसी भी वेक्टर के में किसी स्केलर टर्म का मल्टीप्लाई करने पर उसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। अगर मान लीजिए वेक्टर ए आई प्लस जे प्लस के है तो वेक्टर बी 100 आई प्लस जे प्लस के है। इसका मतलब वेक्टर ए का अगर डायरेक्शन इस साइड में है तो वेक्टर बी जो कि ए वेक्टर का 4 टाइम्स हो जाए, इसका मतलब यह हो सकता है कि जिस डायरेक्शन में वेक्टर ए चलेगा उसी डायरेक्शन में वेक्टर बी चलेगा। क्योंकि इस तरह की जो कंडीशन बनती है इसको कोलिनियर बोलते हैं। कोलिनियर क्या होता है मैं बता देता हूं। कोलिनियर वेक्टर, अगर दो वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर में क्या होता है, इफ टू वेक्टर आर कोलिनियर वेक्टर होते हैं। अगर दो वेक्टर कोलिनियर होते हैं तो उसके लिए कंडीशन क्या होती, इफ ए एंड बी आर कोलिनियर है, मतलब पैरेलल कंडीशन बना रहे हैं, तो ऐसे केसेस में a इज इक्वल टू आप लेमडा बी लिख सकते हैं, या a इज इक्वल टू लेमडा बी लिख सकते हैं। ये कोलिनियर कंडीशन मैंने नहीं बताया था, बता दे रहा हूं यहां पर, ठीक है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है तो इसका मतलब हुआ कि ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे, और पैरेलल होंगे तो उसको हम लिख सकते हैं a इज इक्वल टू लेमडा बी। या हम ये कह सकते हैं कि वेक्टर a का अगर आपको पोजीशन वेक्टर पता है, जैसे मान लीजिए वेक्टर a1i a2j और a3 के है, ठीक है ना, और वेक्टर b इज इक्वल टू मान लेते हैं आप b1i और b2j एंड b3 के हैं। ये दोनों वेक्टर b3 के हैं, b1 b2 एंड b3 के हैं। ये दोनों वेक्टर अगर कोलिनियर दैट मीन्स पैरेलल है तो इसका मतलब यह हुआ कि a इज इक्वल टू लेमडा बी होगा, या आप कह सकते हैं a1 अपान b1 या a2 अपान b2 आइदर a3 अपान b3, ये आपस में बराबर हुआ करते हैं। मतलब कोफिशिएंट ऑफ आई दोनों के कोफिशिएंट आई का रेशियो एंड जे का रेशियो और कोफिशिएंट ऑफ के का रेशियो हमेशा बराबर होता है। तो ऐसे का मतलब हुआ कि ये दोनों वेक्टर आपस में क्या होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे, कोलिनियर वेक्टर हो जा रहे हैं। ऐसा केसेस आप लोग वहां पर भी पढ़ते थे, आपको याद होगा क्लास 10th में भी बताया गया a1 अपान a2 b1 अपान b2 एंड c1 अपान c2। तो कंडीशन में दोनों लाइन आपस में पैरेलल हुआ करती थी। तो पैरेलल कंडीशन में याद रखेंगे, तो जो पैरेलल कंडीशन है वही आप कोलिनियर कंडीशन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ a1 अपान b1 a2 अपान b2 इज इक्वल टू a3 अपान b3 अगर कंडीशन बनती तो उसका मतलब वो दोनों वेक्टर पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल का मतलब क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर कोलिनियरिटी कंडीशन बना रही है। आपसे पूछा भी था कि दो वेक्टर बताइए जिसके मैग्नीट्यूड अलग हो लेकिन डायरेक्शन सेम हो, तो मैंने यहाँ पर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। आप यहाँ पर 2 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, किसी स्केलर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर उस वेक्टर का डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, उस वेक्टर के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसका मतलब आप ये बता सकते हैं कि दिस एंड दिस हैव द सेम मैग्नीट्यूड, हैव द डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट इन सेम डायरेक्शन होगा। तो आप कोई भी दो एग्जांपल लेकर बता सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके बेसिक क्वेश्चन है जिसमें कुछ फार्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये रिवाइज करते चलेंगे आप। एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y सो दैट द 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल हो। आपके दो वेक्टर दिया है 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल है। अगर ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल हो, तो भी जस्ट हमने डिस्कस किए थे कि दो वेक्टर अगर इक्वल होते हैं तो इक्वलिटी ऑफ वेक्टर कंडीशन में कोफिशिएंट ऑफ i वेयर 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ i हियर x है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। साथ ही साथ कोफिशिएंट ऑफ j यहाँ पर 3 है और कोफिशिएंट ऑफ j यहाँ पर y है, ये भी बराबर होगा। तो जब दो वेक्टर आपस में इक्वल होते हैं तो उसके कोफिशिएंट ऑफ i एंड j की वैल्यू आपस में एक दूसरे के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद द इनिशियल पॉइंट 2 1 है एंड टर्मिनल पॉइंट -5 7 है। यही क्वेश्चंस की बात कर रहा था मैं कि एक वेक्टर है जो कि दो पॉइंट को ज्वाइन करते चल रहा है। मान लीजिए P एंड Q पॉइंट को, P एंड Q पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 2 1 और -5 एंड 7 है, -5 7 है। मान लीजिए इस वेक्टर का मूवमेंट P से Q तरफ हो रहा है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा है स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर पूछा है। सबसे पहले आप इस वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिख लीजिए। पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए मैं बताया था, अगर मान लीजिए वेक्टर PQ को लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। इसको x1 y1 मान लेते हैं, इसको x2 y2। तो मैंने बताया था कि x2 में से x1 को माइनस कीजिए, उसके
साथ i लगा दीजिए तो वो x एक्सिस पर उतनी डिस्टेंस चलेगी। उसी तरह से y2 माइनस y1 कीजिए, उसके साथ j लगा दीजिए तो इसका मतलब वो y एक्सिस पर उतनी डिस्टेंस मूव करती है। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ, तो आप बोलेंगे -5 और ये आपका 2 है, इसलिए -2 i लगा दीजिए, प्लस यहाँ पर 7 है तो 7 माइनस ये आपका दूसरा y2 माइनस y1 करते हैं तो 7 माइनस 1 एंड j कर दीजिए, तो यह आ गया -7i एंड प्लस 6j, ये आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ। अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसमें पूछा क्या गया, वेक्टर कंपोनेंट पूछा है, तो मैंने बताया भी था वेक्टर कंपोनेंट क्या क्या हो सकते हैं। वेक्टर कंपोनेंट जैसे वेक्टर PQ का वेक्टर कंपोनेंट पूछा जाए तो यहाँ पर i के साथ जो स्केलर टर्म्स है उसको लिख दीजिए, जैसे -7i एंड 6j, ये वेक्टर कंपोनेंट हुआ। और यहाँ से अगर i हटा देते हैं, अगर हमसे पूछा जाए व्हाट इज द स्केलर कंपोनेंट, स्केलर कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर, तो आप बोलेंगे -7 एंड 6 हो सकता है, -7 एंड 6, बिकॉज इसमें i हटा दिया तो वह स्केलर अपने आप हो गई। स्केलर कंपोनेंट का मतलब स्केलर नंबर आप बता दीजिए, तो ये नंबर्स आपके स्केलर हो गए। और वेक्टर क्या होगा जब उसमें डायरेक्शन लग जाते हैं, तो ये वेक्टर कंपोनेंट हो गया और ये स्केलर कंपोनेंट हो गए। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर a b एंड c, इन तीनों का सम करना है। तो सम ऑफ वेक्टर वही कंडीशन होती है, यहाँ पर तो इसके बारे में शायद नहीं बताया था, लेकिन एडिशन आपको पता भी है। मान लीजिए वेक्टर b हमारे पास है -2i एंड प्लस 4j, -2i प्लस 4j एंड प्लस 5k, एंड वेक्टर c इज इक्वल टू i माइनस 6j एंड -7k है। तो आपसे पूछा है सम ऑफ दिस वेक्टर, तो सम ऑफ दिस का मतलब आपसे पूछा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c बताइए। तो आप एडिशन को तो आप जानते हैं कि जिसमें i कोफिशिएंट होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं, और उसी तरह से j के साथ ऐड होगा और k के साथ ऐड होंगे। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ i है, -2i है और 1 है, तो 1 1 2 -2 इज इक्वल टू 0 हो गया यहाँ पर। तो -2 प्लस 4 इज इक्वल टू 2j बचा, और ये -2j एंड -6j, दैट मीन्स -4j बच गया। ठीक है ना, और यहाँ पर देखा जाए तो 1k 5k और 7, मतलब 1 प्लस 5 है 6, 6 माइनस 7 इज इक्वल टू -k। तो यहाँ से आपको मिल जाएंगे 6 to 8 है तो -4j -k, तो सम ऑफ दिस वेक्टर आ जाएंगे। सो सिंपल क्वेश्चन है। एंड क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर। ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करेंगे, i प्लस j प्लस 2k, i प्लस j प्लस 2k है। अगर ये वेक्टर गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो मैंने बताया था कि किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए यूनिट वेक्टर ऑफ ए निकालना हो, यूनिट वेक्टर ऑफ ए विच इज इक्वल टू, अगर आपको निकालना है तो इसको ए कैप लिख दीजिए, दैट मीन्स उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। वेक्टर को मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, जैसे वेक्टर क्या है i प्लस जे प्लस 2k है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मॉड ऑफ i प्लस जे प्लस 2k। मैग्नीट्यूड निकालना आप जानते हैं, आपको बताया भी क्या है, तो i प्लस जे प्लस 2k अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 प्लस 4, और इसको फिर आप सेपरेट कर लिख दीजिए वेक्टर ए, दैट मीन्स ये आ जाएगा 4 प्लस 1 प्लस 1 मीन्स 6 आ जाएगा, तो 1 अपॉन अंडर रूट 6i, और दूसरी बार आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 6j, एंड नेक्स्ट इज 2 अपॉन अंडर रूट 6 एंड k। तो ये जो वेक्टर आ गया वह यूनिट वेक्टर हो गया। ऐसा क्यों यूनिट वेक्टर बोल रहा हूँ कि जब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया जाएगा, मॉडुलस फाइंड किया जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है। सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेयर P एंड Q आर द पॉइंट 1 2 3 एंड 4 5 6 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, आपसे यूनिट वेक्टर पूछा है, जबकि ये वेक्टर PQ वेक्टर है, मीन्स ये मान लेते हैं P पॉइंट है और ये Q पॉइंट है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ P एंड Q इज इक्वल टू 1 2 3, और यहाँ पर 4 5 एंड 6 दिया है। आपसे पूछा है यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर PQ पूछा है इन द डायरेक्शन ऑफ PQ। तो डायरेक्शन ऑफ PQ का मतलब हो गया कि आपको PQ वेक्टर का पोजीशन वेक्टर पहले फाइंड करना है, और जब वेक्टर इस फॉर्म में आ जाएगा तो उसका यूनिट वेक्टर आप निकाल लीजिए। तो इसका पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले वेक्टर PQ इज इक्वल टू, मैंने बताया था कि जब किसी
किसी वेक्टर का पोजीशन वेक्टर निकालना होता है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते चलिए और उसके बाद वह किस एक्सिस पर रिप्रेजेंट होगा उसको आप दिखाइए वहाँ पर, जिसको आई जे और के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट आप सपोज कर लीजिए x1 y1 एंड z1 है, और ये जो कोऑर्डिनेट है इसको मान लीजिए x2 y2 एंड z2 है। तो ऐसे केसेस में वेक्टर pq इज इक्वल टू x2 माइनस x1 दैट मीन्स 4 माइनस 1 आई आ जाएंगे, प्लस y2 माइनस y1 दैट मीन्स 5 माइनस 2 और j मिल जाएंगे, और z2 माइनस z1 यहाँ पर आ जाएगा 6 माइनस 3 एंड k। आप इनका डिफरेंस कर लीजिए तो वेक्टर pq इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 एंड 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3k आ जाएंगे। तो ये आ गया 3i 3j एंड 3k वेक्टर pq आ गया। अब इसको यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ लिख दीजिए यूनिट वेक्टर ऑफ PQ, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू इस वेक्टर को लिख दीजिए जो वेक्टर आपके PQ फाइंड किए हैं अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। मैग्नीट्यूड अभी आपने निकाले तो कितना 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएंगे 9 प्लस 9 प्लस 9 हो जाएंगे, तो 9 3 27 हो गया। इसको आप अलग लिख दीजिएगा 3/27 आई एंड 3/27j एंड सिमिलरली अंडर रूट में 27 होगा, ठीक है ना, अंडर रूट 27 हो जाएंगे और 3/27k। ये आपका वेक्टर PQ का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर अगर वो पॉइंट दे दिया है तो पॉइंट से उसके पोजीशन वेक्टर को फाइंड कीजिए तब यूनिट वेक्टर निकालिए, और अगर वो वेक्टर दिया है तो डायरेक्टली उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर उसका यूनिट वेक्टर फाइंड किया जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चंस में और भी क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन थोड़ा यूनिट वेक्टर पे क्वेश्चंस आते हैं, बाकी तो सारे इजी हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर ए गिवन वेक्टर ए, वेक्टर्स दिया है वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i एंड माइनस 2j 2i माइनस j प्लस 2k। वेक्टर्स दिए हैं 2i माइनस j प्लस 2k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस i प्लस j एंड माइनस k। ये वेक्टर्स दिया है। सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a प्लस b। मतलब हमें जो यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, क्योंकि देखिए यूनिट वेक्टर जो होता है वो ऑलरेडी किसी का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, लेकिन यहाँ पर जो कहा है यूनिट वेक्टर का मतलब होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट किया करता है। तो हमें जो फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन a प्लस बी फाइंड करना है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये दोनों जो वेक्टर हैं a और b, इनको आप ऐड कर दीजिए ताकि आपको वो वेक्टर मिल जाए जिसका यूनिट वेक्टर आपको फाइंड करना है। तो a और b को अगर ऐड करते हैं तो डायरेक्टली यहाँ ऐड करते हैं। देखिए ये 2i है माइनस i विच इज इक्वल टू i, यहाँ पर माइनस j लिखा गया है, 2i माइनस j है, सो माइनस j एंड प्लस j कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, 2k एंड माइनस k इज इक्वल टू k आ गया। तो वेक्टर a प्लस बी इज इक्वल टू i प्लस k आ गया। अगर आपको यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इस वेक्टर का, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, आप इस वेक्टर को लिखिए और इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर दीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी। तो a प्लस बी इज इक्वल टू i प्लस k अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी विच इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ i एंड कोफिशिएंट ऑफ k। तो i कोफिशिएंट यहाँ 1 है, सो 1 स्क्वायर, एंड कोफिशिएंट ऑफ k की बात करें तो ये भी 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं i प्लस के अपॉन अंडर रूट 2, या यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू, इसको सेपरेट कर दिया करिए तो ये आ जाएगा i अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 2 के। तो ये जो वेक्टर आएगा वह a प्लस बी के लिए यूनिट वेक्टर हो जाएगा। a प्लस बी का यूनिट वेक्टर मतलब a प्लस बी के डायरेक्शन में वो वेक्टर आपको मिल गया, ठीक है। तो आप एक बार नोट कीजिए क्वेश्चन नंबर 9, आगे बताते हैं आपको फिर।